एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक होगा प्रीवियस ईयर जो सी-टेट में पूछा गया है 8 जनवरी 2022 का ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी। तो वीडियो को बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चूँकि ये लंबा वीडियो हो जाता है तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, लेकिन शुरुआती थोड़ा सा एक दो बात भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए उसको सुनना चाहिए। कि हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर यानी पिछले 21-22 में सी-टेट में जो पूछा गया है और वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, और आने वाले सी-टेट में भी इन्हीं प्रीवियस ईयर से जो है आपका प्रश्न रिपीटेड होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और टोटल वीडियो देखिएगा। आपके लिए हम प्ले लिस्ट बना चुके हैं सी-टेट प्रीवियस ईयर 2021-22। उसमें आपको अलग अलग 3 टॉपिक मिलेंगे, सीडीपी, ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी, और तीसरा हिंदी पेडागोजी। ये तीनों टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और गंभीर होकर अपनी तैयारी कीजिएगा। यदि आप प्रीवियस ईयर वाला कर लेते हैं तो आपका 60% नंबर इसी प्रीवियस ईयर प्रश्न से रहेगा। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है 8 जनवरी 2022 को पर्यावरण अध्ययन, और ये प्रीवियस ईयर है, 30/30 होगा और संपूर्ण विश्लेषण भी करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी में पढ़े हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और इसी गोल पर जो है लोग रहते हैं, यहाँ है, चारों तरफ रहते हैं। तो जब हम यहाँ पर खड़े रहेंगे तो कौन सा देश यहाँ होगा जो उल्टा खड़ा होगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि उल्टा खड़ा जो आदमी होगा गिरता क्यों नहीं है, वो अलग टॉपिक है। इसी प्रश्न में जो है ना, इसी वीडियो में आपका वो भी प्रश्न है। तो ये क्या होता है, पृथ्वी घूमते रहती है, जिसको घूर्णन गति कहते हैं। ये घूमने के वजह से हम लोग भी कभी उल्टे हो जाते हैं। तो भारत के सापेक्ष जो है, भारत के सापेक्ष यानी हमारे सापेक्ष उल्टा कौन सा देश है, अर्जेंटीना है। तो इसका आंसर हो गया अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली एक शहर है जहां के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं, और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहां सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियां बनाती है किस राज्य का भाग है। देखिए पहले जो है ना, ये पहले भी प्रश्न सी-टेट में पूछा जाता था 2016-15 में, तो उसमें उसका आंसर था आंध्र प्रदेश। चूँकि आंध्र प्रदेश, ये पोचमपल्ली जगह जो है, ये पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से तो ये पोचमपल्ली तेलंगाना में चला गया है। इसको याद रखिएगा आप, और पुराने जब बनाइएगा ना तो उसका आंसर आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। लेकिन अब उस आंसर को भूल जाना है और आपका शहर हो गया, आपका राज्य हो गया तेलंगाना। तो यानी पोचमपल्ली क्या है, जिस तरह हम लोग के इधर उत्तर भारत में जो है बनारसी साड़ी फेमस होता है, उसी तरह पोचमपल्ली जो है, देखिए इसका एक कहानी था। वो एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर अच्छे से कढ़ाई और बुनाई की जाती थी साड़ी की, कपड़े की, तो जिसका नाम था पोचमपल्ली, और उस गांव का भी नाम पोचमपल्ली ही पड़ गया है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। ये उल्टा पुल्टा है, खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, प्याज को उखाड़ना। तो इसमें से उपर्युक्त चरणों का सही क्रम है। तो आप इनमें से पहले क्या कीजिएगा, गुड़ाई करना। गुड़ाई करना जिसको कहते हैं हम लोग मिट्टी तैयार करना, ये मिट्टी तैयार करना, तो ये हो गया गुड़ाई करना पहला ऑप्शन में। उसके बाद आपको क्या करना होगा, बीज बोना। अब उसके बाद बीज बोएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि खरपतवार हटाएंगे। जैसे ही बीज बो दिए उसमें खरपतवार हो गया तो उस खरपतवार को हटाएंगे। फिर क्या करेंगे कि आपका प्याज को उखाड़ना। अब उसके बाद प्याज को क्या करेंगे, उखाड़ेंगे, और उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्ती, जब प्याज तैयार हो जाएगा तो उसकी सूखी पत्ती को हटाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, पहले BCAE यानी BCAED, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली के पैमाने
तली के पैमाना दिया गया है, जिस पर लिखा हुआ पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 150 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज दो जगह है, एक इब्राहिम बुर्ज है और दूसरा है मासा बुर्ज। ये दोनों के बीच की मापी गई दूरी 10 सेंटीमीटर। आप मैप में इसको 10 सेंटीमीटर माप रहे हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार इसी बार 2021-22 में जो आपका सीटेट हुआ है, इसमें कई सेट में आपका जो है ना ये प्रश्न रिपीटेड हुआ है। तो इसमें कुछ है नहीं, 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना दिखा रहा है? 150 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 150 मीटर की दूरी डिस्टेंस बता रहा है। तो 10 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? इसको गुना कर देंगे, यानी 150 गुना 10 बराबर 150 गुना 10 करेंगे तो 1500 मीटर हो गया। इसको किलोमीटर में करेंगे तो 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर हो गया। आपका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से अल-बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्ष पूर्व किया था के बारे में सही कथनों को चुनिए। वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो सर्वेक्षण किया उसके बारे में उन्होंने लिखा। वह अफ़गानिस्तान से आए थे, वो अफ़गानिस्तान से नहीं थे। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसे अपने देश से भिन्न लगी। फिर है, उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया है। तो आपका देखिए ये गलत, बी जिसमें नहीं है आप सीधे सीधे ऐसे भी चुन सकते हैं। जिसमें बी नहीं है, बी चूँकि गलत है तो बी इसमें है तो ये भी नहीं होगा, बी इसमें भी है तो ये भी नहीं होगा, बी इसमें नहीं है बी इसमें भी है तो ये गलत। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी ए भी सही है। वह यात्री था, हमारे देश का भ्रमण किया और यहाँ आए, जो कुछ भी देखा वो संस्कृति हो या फिर जो भी है उसको, उन चीज़ों को क्या किया उसने लिखा। और विशेष करके तालाब बनाने की प्रक्रिया जो जल संरक्षण से जुड़ी हुई चीज़ थी उसके बारे में उन्होंने विशेष जिक्र किया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल यानी मगरमच्छ। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती। इन सभी जानवरों में क्या विशेषता होगी? इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है, 3 कोष्ठकों का सबका नहीं होता है। यह अंडे देते हैं, अंडा, सांप अंडा देता है, छिपकली भी अंडा, मेंढक भी अंडा, घड़ियाल भी अंडा। यह जल और स्थल दोनों जगहों पर रह सकते हैं। सांप, छिपकली तो नहीं रहता है जल में, तो ये गलत हो गया। यह इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, सल्क से छिपकली का नहीं होता है, सांप का भी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? यह अंडे देते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। देखिए ये दिशा वाला, डायरेक्शन वाला जो है ना, एक क्वेश्चन हर सेट में है। और आप जब बैठिएगा, जिस भी सेट को आप एग्ज़ाम देने मिलेगा आपको, उसमें भी एक रहेगा। तो आपको इस चीज़ की जानकारी के लिए आपको मैप जानना होगा। मैप के द्वारा आपको हम समझाते हैं कि कैसे इसका जो है ना आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, अहमदाबाद और दिल्ली है, तो अहमदाबाद आपका कहाँ होगा? गुजरात में होगा, गुजरात में होगा, जहाँ भी होगा अहमदाबाद। और नई दिल्ली यहाँ होगी। तो आपका प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है? प्रश्न आपको देखना अहमदाबाद से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली किधर है ये देखना है आपको। अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी, तो अहमदाबाद में हम खड़े हो जाएंगे और वहाँ से देखेंगे कि वो दिशा कहाँ है। तो अहमदाबाद में हम खड़ा हो गए, यहाँ पर खड़े हो गए, तो यहाँ से हम लोग ऊपर भी जा रहे हैं तो उत्तर हो गया उत्तर, और हम लोग पूरब जा रहे हैं तो पूरब की ओर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पूरब होगा। इसका आंसर होगा उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन किलोमीटर प्रति सेकंड में चाल है।
इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल है। तो जैसा कि पता है कि आपको दिया हुआ है दूरी बराबर 144 किलोमीटर, एकदम आसान है। समय बराबर दिया हुआ है 2 घंटे। तो चाल हमको कह रहा है निकालने के लिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 144 बटे 2, लेकिन ये किस में आया आपका आंसर 72 किलोमीटर पर घंटा। यदि ऑप्शन फर्स्ट में ही 72 रहता तो आप मार देते सटाक से, ये क्या हो जाता आपका गलती हो जाता। आपको पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 72 किलोमीटर है, तो इसको 1000 से गुना, और घंटा नीचे रहता है तो सेकंड में इसको बदलना, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, इसको कटा दिए, 36 दूना 72 बराबर 20, 10 दूना 20 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ये भी रिपीटेड है 2-3 सेट में। अब तक जो हम 5-6 सेट बनाए हुए हैं उसमें से ये 2-3 सेट में रिपीटेड है ये क्वेश्चन। दिशा वाला भी हो गया, दूरी वाला, ये चाल निकालने वाला। तो जो उन वीडियोज़ को नहीं देख पाए हैं आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, आप वहाँ पर हम एक प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं सी टेट प्रीवियस ईयर 2021-22, वहाँ पर अलग अलग फिर आपको वीडियोज मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इंटरेस्ट लगे तो आप लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एक होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का क्या नाम है? उस नाच को कहते हैं हम लोग चेराव। तो चेराव विशेष नाच होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पक्षियों की एक स्पीसीज यानी प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम क्या होता है? थोड़ा सा बता देते हैं कि बहुत ऐसे पक्षी होते हैं जो नर पक्षी घोंसला बनाते हैं और कई घोंसला बनाते हैं, और अपनी मादा को रिझाने के लिए उसकी मादा मोहित हो उस घोंसला पे तो पहले चुनती है, उस घोंसले में जाती है, घूम फिर के इधर उधर जो है ना अवलोकन कर लेती है, देखती है कि ये घोंसला पसंद नहीं है तो फिर निकल जाती है। तो उस नर को लगता है कि इसमें कुछ कमी है, फिर से वो घोंसला बनाता है। तब यदि पसंद होता है तभी उसके साथ क्या करता है, शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उस घोंसले में अंडे देती है। तो इस पक्षी का नाम है बीवर पक्षी। तो देखिए एक और पक्षी का नाम बता देते हैं, उस पक्षी का नाम है बेवफा चिड़िया। बेवफा चिड़िया सिर्फ बेवफा मनुष्य ही नहीं होते हैं, बेवफा लड़का लड़की ही नहीं होती है, चिड़िया भी बेवफा होती है। देखिए क्या होता है कि एक ऐसा पक्षी होता है ना जो कि उसका घोंसला नर पक्षी बनाता है, और नर पक्षी बनाने के बाद क्या करता है कि उस घोंसले को नोटिस करता है, बहुत बढ़िया बन गया, तो उसके बाद उस घोंसले में वो अंडे देने के लिए घुसती है, बैठती है, लेकिन वो अंडे नहीं देती है। नर पक्षी जो है ना उसके आगे पीछे घूमता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन तब बनाने देता है। बनाने के बाद जो है ना उस घोंसले में क्या करती है, वो बैठे रहती है, और तब तक क्या जिम्मेदारी होता है नर का कि वो उसको दाना पानी भोजन सब ला ला के दे मंत्रमुक्त करे, खुश रहती भी है। लेकिन वो मादा चिड़िया क्या करती है, अंडे दे देती है और उसी घोंसले में उस अंडे को छुपा देती है। इसलिए छुपाती है कि नर को पता नहीं चले, नहीं तो फिर हमको दाना पानी नहीं मिलेगा। और जैसी ही वो अंडे देती है और उस अंडे को छोड़कर वो चिड़िया भाग जाती है, और नर को जब पता चलता है कि अंडे दे दिया तब उस नर पक्षी जो है उसको हैचिंग करता है, फिर उसी से संतान होता है और उस संतान का देखभाल करता है। तो सिर्फ ये लड़के लड़कियां भी सिर्फ बेवफा नहीं होते हैं, पक्षियां भी, प्रकृति में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवफा होते हैं। नहीं, आजकल तो ट्रेंड है कि रिचार्ज वगैरह किया, अपने ज़रूरत पूरा हो गया, ज़रूरत पूरा होने के बाद जो है ना लड़कियां, समझ रहे हैं आप लोग। तो बीवर पक्षी भी वैसी ही है, लेकिन इसको बेवफा नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग,
इसको कहेंगे क्या कि नर पक्षी जो है उसका काम होता है मादा पक्षियों को खुश रखना, और मादा पक्षी खुश होती है तब जब घोंसले उसके लायक होता है, और घोंसला जब उसके लायक होता है, घोंसला जब चुना जाता है, चुन लिया जाता है मादा पक्षी के द्वारा, तब जो है उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तैयार होती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। देखिए पहले ये जो है ना, ये प्रश्न भी कई बार रिपीटेड हुआ है। जितने भी वीडियो अभी 5-6 बनाए हुए हैं ईवीएस में, तो उसमें से 3-4 में रिपीटेड हुआ है। कारण क्या है कि ये नया चीज़ था। जब आप सीबीटी दे रहे थे फर्स्ट टाइम, तो वो नया चीज़ था। क्या था कि इसमें 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुका था। 9 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कि पहले तो था 7, और 7 में जो है जम्मू कश्मीर 2 जुड़ गया था, इसीलिए 9 हो गया था। लेकिन बाद में जो है ना जनवरी में क्या किया था कि जो 2 थे, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों को मिलाकर फिर 1 कर दिया था। तो 9 - 1 = 8। अभी वर्तमान में इसका आंसर हालांकि 9 रखा हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान में 8 ही है, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर इसमें इस हिसाब से सीटेड जो आंसर रखा हुआ है 9 रखा हुआ है, तो आंसर ओरिजिनल क्या होगा? 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? क्रमशः छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू। देखिए ये क्रमशः पूछा है, तो छिपकली सरीसृप है, चमगादड़ पक्षी है, चमगादड़ पक्षी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। छिपकली स्तनधारी है, नहीं है, तो ये गलत। छिपकली स्तनधारी है, नहीं है, गलत। चौथा सरीसृप, ये सरीसृप है, जिसको हम लोग रेप्टाइल कहते हैं। जो छाती के बल पर रेंगने वाला जीव होता है उसको हम लोग सरीसृप कहते हैं या रेप्टाइल कहते हैं। तो सरीसृप है। चमगादड़ स्तनधारी है, यानी स्तनधारी हम वैसे जीव को कहते हैं जो सीधे संतान को जन्म देता है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो जीव कहलाता स्तनधारी। तो स्तनधारी चमगादड़ है। कलचिड़ी पक्षी है, तो ये पक्षी भी है। बिच्छू कीट पतंग में आता है, बिच्छू कीट है, तो यानी क्रमशः है आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपनी वाद्य यंत्र यानी बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र यानी बीन पर अनुक्रिया करने का कारण क्या है? बीन की मधुर गंध थोड़ी निकलता है, इससे ध्वनि निकलता है। सांप का अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनियों के सीधे ही सुन सकना। सांप को कान होता ही नहीं है, सांप को कान होता ही नहीं है। बाहरी कान का मतलब नहीं है। बाहरी कान का मतलब हुआ जिसका कान दिखे। मुर्गी हो गया, बत्तख हो गया, ये सब का कान अंदर रहता है। तो कान है, लेकिन सांप को कान नहीं होते हैं। सांप की आँखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण करना। सांप की आँखों द्वारा बीन की गति का अनुकरण करना। बीन द्वारा उत्पन्न कंपन जमीन से होकर संचरण। तो इसका सीधा आंसर सटीक है ऑप्शन नंबर 4। जब सपेरा बीन बजाता है तो एक कंपन होता है। सांप को कान नहीं होता है, सुन नहीं सकता है, लेकिन हवा में या जमीन में हुए कंपन को सांप महसूस कर लेता है, तो इस वजह से वो करता है ऐसा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, 2 छात्राओं X और Y की क्लिनिकल विकृतियां रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार है। 2 रिपोर्ट है क्लिनिकल यानी टेस्ट हुआ। आयु 12 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। आयु 10 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। इन रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, X रक्त क्षीणता और रक्तता किसको कहते हैं? जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है उसको रक्त क्षीणता कहते हैं। तो X रक्त क्षीणता है। देखिए ये X क्या है कि आयु 12 वर्ष है और इसका 10.5 हीमोग्लोबिन है, जबकि Y नहीं है, Y जो है 12.5 ग्राम है। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी X रक्त क्षीणता की रोगी है और Y रक्त क्षीणता की रोगी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। असम, देखिए ये आवास चैप्टर से है, आवास टॉपिक से भी कई क्वेश्चन पूछता है बार बार। असम
असम में कैसा घर होता है? असम जो है ना बाढ़ वाला इलाका होता है, पानी बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ 10-12 फुट पर ऊंचे ऊंचे खंभे देते हैं और घर बनाकर रहते हैं। तो यानी मजबूत बांसों के बने खंभों पर बने ढालू छतें, यानी असम का हो गया 5 नंबर। लद्दाख जो है पत्थरों के, वहाँ पत्थर के बने घर होते हैं और फर्श वगैरह लकड़ी का होता है और छत भी लकड़ी का होता है ढालू, ताकि बर्फबारी हो तो वहाँ जमे नहीं। तो क्या होगा कि लद्दाख का पत्थर के बने फर्श और छतें लकड़ी की बनी। मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में भी पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं और ढालूनुमा छत होता है। तो ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में जो है आपका मिट्टी का घर होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मिट्टी का घर लोग बनाते हैं, कटीली फूस वगैरह देके रहता है। तो राजस्थान में मिट्टी के घर। तो अब देखिए A का 4 यानी A का 4, B का 2, C का 4, A का 5, B का 2, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इस छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के लिए अवसर के रूप में उपयोगी करना चाहते हैं। यानी कह रहा है कि आप ऐसे स्कूल में हैं जहाँ पर स्थानीय लोग हैं, लोकल छात्र हैं, लेकिन एक जो है आपका शामिल हो रहा है दूसरे देश से, तो आप उसको कैसे समावेशन कीजिएगा। स्थानीय छात्र ने छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानता और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। कक्षा को नए छात्र के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वह किसे महत्व देते हैं आदि। कक्षा में प्रत्येक छात्रों को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बता दें। इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानता और अंतरों के बारे में कक्षा में जब हम चर्चा करेंगे तो एक छात्र दूसरे छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक गुणों को जानने में मदद मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो जैसे कि क्या कह रहा है कि बिना बोले संचार, हमको बोलना नहीं पड़े तो चैटिंग, तो चैट करते हैं हम लोग, चाहे व्हाट्सएप पे चैट करें या फिर मैसेंजर पर करें या इंस्टा पर करें, कहीं भी चैट करते हैं तो चैट में GIF ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। देखिए ये मेल हो सके कि सब खाता हो, लेकिन क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ सबसे अधिक मेल कौन सा खाता है। तो संरचनावादी क्या होता है, जो क्रिएटिविटी होता है, बच्चे कुछ क्रिएटिविटी करे तो वो कहलाता है संरचनावादी दृष्टिकोण। उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीर का उपयोग करना, पास के बगीचे में विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना, विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। जब हम ऐसा करेंगे ग्लोब का उपयोग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्या कह रहा है, सक्रिय शिक्षण में लगे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। देखिए उदाहरण तो चारों है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण बनाएगा। दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेगा जिनका उल्लेख ईवीएस पाठ्य पुस्तक में किया गया था। पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों के चित्र बनाएंगे। छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं।
लिखना नहीं होता है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नहीं हो सकता है सक्रिय शिक्षण का कि छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण बनाएगा, यानी मस्तिष्क में उस चीज़ का फिगर बनाएगा, तो वो क्या होगा, सक्रिय शिक्षण हो जाएगा। ये मानस चित्रण क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे को हम पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, हम एप्पल बोलते भी हैं और उसको दिखाते भी हैं, तो एप्पल का एक फिगर उसके मस्तिष्क में बनता है। तो जैसे ही बन गया और शब्द से जोड़कर वो सीख लेता है, तो इसको कहते हैं हम लोग सक्रिय शिक्षण या मानस पटल पर जो बना, ये हो गया सक्रिय शिक्षण। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। प्रमाणिक कार्य, पाक शास्त्र क्या हुआ, जो पाक शास्त्र या तो मतलब हो गया क्या, जैसे खाना पीना बनाना, तो उसको कहते हैं हम लोग पाक शास्त्र। कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना, छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा का बनाना, जहां सभी बच्चे को टमाटर, मिर्च आदि जैसे पौधे उगाने के लिए कहना। तो पाक शास्त्र में हम लोग क्या करेंगे, आग रहित, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसको खेलने के लिए कहेंगे कि देखिएगा लोग क्या करता है, लड़कियां किचन सेट खरीदती है। किचन सेट क्या खरीदती है, वो जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियां होती है, किचन सेट खरीदती है और वो क्या करते हैं, खेल करते हैं। कोई धूल हो गया उसको आटा बना लिया, बालू हो गया उसको चावल चीनी बना लिया। तो इस तरह का खेल जब आयोजन करेंगे तो ये प्रमाणिक कार्य होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भावनाओं को सादा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। देखिए ये भी प्रश्न रिपीटेड हो रहा है, आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, छात्र पूछ दिया कि आप ऐसा चीज़ हमको क्यों पढ़ा रहे हैं या भावना के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर इतिहास में इस पाठ को, इतिहास नहीं ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। यानी भावना, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग हैं, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है, तो इसलिए हम भावनाओं को पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, उजायरा और शामिर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं, उजायरा क्या कर रहा है, देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई है, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं। शामिर होनी चाहिए, वह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है, देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया, इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शामिर को इन रेखाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। तो देखिए ये ग्लोब होता है, हम लोग ग्लोब बनाते हैं, तो इसमें देखते हैं इधर से भी रेखाएं होती है इस तरह का, और फिर जाके इधर से भी रेखाएं होती है, इधर से भी इस तरह का। तो इसको कहते हैं हम लोग अक्षांश और देशांतर, यानी ये जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की रेखाएं खींची हुई रहती है, इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश और इसको कहते हैं देशांतर। उत्तर दक्षिण से जोड़ने वाली रेखाओं को देशांतर। तो हम लोग सिर्फ ग्लोब पर अध्ययन के सुविधा के लिए हम लोग अक्षांश और देशांतर खींचते हैं, और पूरे पृथ्वी पर कहीं खोजने निकलेंगे तो ये अक्षांश और देशांतर हमको नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये जो ग्लोब में देख रहे हैं, पिक्चर में जो चित्र है किताब में, उसमें जो देख रहे हैं, तो कह रहा है क्या कि ये अक्षांश देशांतर पूरे पृथ्वी पर होना चाहिए। तो ये दोनों को कन्फ्यूजन है या जानकारी नहीं है कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, रियली में पृथ्वी पर ऐसा अक्षांश देशांतर है भी या नहीं। तो आप कह रहा है कि मदद करेगा, इसको समझने में कौन सा मदद करेगा। तो आपके अनुसार सड़कों पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं, ये नहीं होगा। आप ज्योमिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं। अब आप ज्योमिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं। फोटो लेते समय आपके कैमरे के स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नज़र आती है। विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का
प्रयोग क्यों करते हैं। लाइनदार कॉपी है तो वो स्पष्ट है कि है, तो इसलिए ये नहीं होगा। फोटो लेते समय ग्रिड पर नहीं। आप ज्योमिति में यानी इसको समझाएंगे कि हम ज्योमेट्री जब बनाते हैं तो ग्राफ कॉपी में लाइन रहता है ताकि हम अपनी सुविधा अनुसार बिंदुओं को दे सकें। वो कहीं पर जो है ना कहें कि उस कोई बिंदु हमको जहाँ देना है वो एग्जैक्ट बिंदु हम दे पाएँ, तो इसलिए इसको समझाने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशेष मापने योग्य और प्राप्य है। ऐतिहासिक जैसे हम लोग घूमते हैं, कहीं गोलकुंडा जाते हैं, ताजमहल जाते हैं, लाल किला घूमने जाते हैं, तो मापने योग्य और प्राप्य है। विद्यार्थियों को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था। छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। छात्र ऐतिहासिक इमारतों के महत्व को पहचानते हुए उनके संरक्षित करने में मदद करेगा। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ये सीटेट के द्वारा इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। लेकिन आप ये अलग अलग देख रहे हैं, शैक्षणिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशेष मापने योग्य और प्राप्य है, तो हम इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। कोई भी ऐतिहासिक इमारत क्या होगा कि उसके महत्व को पहचानेंगे और वो किस चीज़ से निर्मित है हम संरक्षित कर पाएँ, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, आपने छात्रों को बताया है कि आगे गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी। देखिए ये बकवास प्रश्न है और ये बकवास प्रश्न कई बार रिपीटेड भी हुआ है। अब देखिए बकवास प्रश्न ये आप जब पढ़िएगा ना लगेगा, लेकिन ये आपको क्या कर रहा है, आपके अंडरस्टैंडिंग को पकड़ रहा है, आपके समझ को पकड़ रहा है कि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं। आप शिक्षक बनने के नाते इस तरह के सिचुएशन में आप किस तरह के व्यवहार करेंगे या किस तरह का आप स्टेप उठाएंगे, तो इसलिए इसको बकवास प्रश्न आप कह सकते हैं। लेकिन ये बाल विकास हो, पैडागोजी हो, इसके आधार पर ये आप एक शिक्षक होने के नाते बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है कि हम क्या करते हैं कि गोंद का बोतल यानी गोंद जो होता है गम होता है, उस गम का बोतल दे दिए और बच्चों को हम कुछ टिप्स दे रहे हैं कि नई बोतल नहीं दी जाएगी यानी ख़त्म हो जाएगा तो नहीं दी जाएगी। इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किस किफ़ायती तरीके से करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के प्रयोग पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी ये देखिए आप कई तरह से इसको सोच सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में भी बहुत ऐसे संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में हैं, हम उसका प्रयोग किस हिसाब से करेंगे। तो बच्चे जब गोंद के प्रयोग यानी गोंद के प्रयोग को एक संसाधन के रूप में देखेगा और सीमित संसाधन के रूप में देखेगा, तो उस व्यवहार को जोड़कर वो अन्य संसाधन को भी देख सकता है। यही चीज़ उसको समझाना है, बताना है। तो एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी है। छात्रों को सादा रजिस्टर में लिखने के लिए कहें कि उन्हें कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहें। पानी मिला के क्या करें, दारू है क्या, शराब है क्या, पानी मिला के लोग गोंद करेगा उसका तो हार्डनेस ही ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर अलग अलग सेट में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीटेट खुद बनाया है। सीटेड किसी में क्या कहा है कि एक सादा रजिस्टर में लिखने को कहेंगे कि कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया, एक रिकॉर्ड के रूप में। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी है, ये भी नहीं। एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता और किन में नहीं। हम ये जब पोस्टर लगाएंगे तो बच्चे देखेंगे कि भाई ये चीज़ करना है, इस चीज़ में उपयोग नहीं करना है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। कभी सीटेट किसी सेट में इसको आंसर बनाया है और किसी सेट में सादा रजिस्टर में लिखने वाला बनाया है। अगला प्रश्न है, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। देखिए ये कारक प्रयोग यानी प्रैक्टिकल जो करते हैं, प्रैक्टिकल के आधार पर हम किसी चीज़ का निष्कर्ष कैसे निकालें। दूसरा है पता लगाने के लिए कि मानव आँख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला का पढ़ने के लिए कहना। कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए यह गिन कर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है। अपने ज़िले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। देखिए इसका आंसर जो सीटेड बनाया है ये बनाया है, लेकिन ये आंसर होगा ही नहीं। क्या होगा कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, हम जब भ्रमण करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि हम अपने ज़िले में क्या करेंगे, कई पर स्टडी ट्रेवल करेंगे कि अलग अलग गांव में जाएंगे, कहां पर पानी का स्रोत किस तरह से है और फिर किस तरह से दुरुपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना। छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदले। छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों में संबंधित परिवर्तन का वीडियो दिखाना। देखिए ये ऋतु है, ऋतु जैसे होता है कि 4 ऋतु होता है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और बसंत। तो ये सब ऋतु जो होता है इसके आधार पर हम बच्चों को प्रयोग करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। क्या करेंगे कि छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाएंगे और कहेंगे कि बताओ इनमें से अभी क्या चीज़ का उपयोग किए हो। तब उसके बाद दूसरे चीज़ों के बारे में बताएंगे, बरसाती का उपयोग कब करेंगे, टोपी का उपयोग कब करेंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ये भी प्रश्न आपका जो है ना रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है अधिगम उद्देश्य। छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। संचारी बनाम गैर संचारी क्या था, वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। और गैर संचारी रोग क्या होता है कि जो एक व्यक्ति बीमार पड़ता है उस बीमारी से तो दूसरे में नहीं जाता है। जैसे कि मान लिया जाए हैजा है, तो हैजा संचारी रोग है, मतलब हैजा किसी को हो जाएगा तो ये हवा से हो, मक्खी से हो, फिर दूसरे मनुष्य में फैल जाता है। लेकिन जैसे कोविड हो गया, अभी हाल फिलहाल में था कि कोविड भी संचारी रोग था। ये एक व्यक्ति से दूसरों में फैल जाता था विभिन्न कारणों से, हाथ मिलाने से, संपर्क में आने से, हवा से, पानी से। और दूसरा गैर संचारी रोग जैसे किसी को हार्ट अटैक है, कैंसर है, तो वो एक व्यक्ति से दूसरों में नहीं जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। सर्वोत्तम परीक्षण किसका करेगा। हमको कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं। अब ये दोनों प्रश्न संचारी कोविड क्या है, संचारी था। मधुमेह जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं या इसको चीनी रोग कहते हैं, शर्करा रोग कहते हैं। तो शर्करा रोग किसी को होता है तो फिर दूसरे को ये फैल कर नहीं होता है एक दूसरे से, तो रोकने के लिए नहीं करते हैं। क्योंकि ये दोनों प्रश्न पर जब हम विवाद करेंगे तो क्या होगा कि एक संचारी रोग है उसके बारे में जान जाएगा और एक गैर संचारी मधुमेह है उसके बारे में जान जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी। सबसे उपयुक्त यानी क्या कह रहा है, विभिन्न धरोहर जो ऐतिहासिक स्थल है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, एनिमेटेड वीडियो, आभासी वास्तविकता, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगी। तो इसका आंसर जो है 28 नंबर का 3 दिया हुआ है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 आभासी वास्तविकता। अगला प्रश्न है शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य सामग्री इन अवधारणाओं को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है।
खाद्य परीक्षण या संरक्षण जो होता है, ये जैसे कि हम कोई खाद्य पदार्थ होता है उसको हम लंबे समय तक उपयोग कर पाएँ, वो चीज़ कहलाता है संरक्षण। तो हम कैसे बनाएं? तो पापड़ बनाकर हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। चिप्स बनाकर लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। दही, दूध से दही बनाकर। कच्चा आम, तो कच्चा आम तो हम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पापड़ जब हम बना लेंगे दाल का तो उसको हम बरसों यूज कर सकते हैं। और चिप्स का जब हम प्रयोग करेंगे, चिप्स भी आलू वगैरह का चिप्स बना लेंगे तो इसका भी प्रयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। पता नहीं सीटेट क्या दिया है, शायद वही दिया होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2। अगला प्रश्न है, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रित का विचार सिखा रही है। अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना। विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? खेल का परित्यक्त मैदान, कूड़ा एकत्र करने की जमीन, पुलिस थाना, नाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नाई। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो जो ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी 30 प्रश्न 8 जनवरी 2022 को पूछा गया था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद ये भी करते हैं कि आने वाले सीटेट में इनसे 2-4 प्रश्न रहे ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।